Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video I will be talking about the most in demand topic of this year's English board examination, that is the parallel questions. पैरेलल क्वेश्चंस को लेके तुम लोगों ने इतना सरदर्द बना रखा है अपने अंदर, पता नहीं अजूबा समझ लिया है इसको, क्या ही समझ के बैठे हो। इस वीडियो के बाद में तुम्हारे सारे डर खत्म, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स, सबका सोल्यूशन लेके आया हूं। कुछ सिंपल बातें हैं जो दिमाग में रखनी होंगी और उन बातों के बाद आपके सारे डाउट्स विल बी वैनिश्ड। दैट इज माय एश्योरेंस। मैं भाई इनको नाम देना चाहूंगा खलनायक। ये हमारे इस साल के खलनायक हैं। इतना प्रेशर, इतना डर जिस क्वेश्चन ने बना दिया बच्चों के दिल में, उसको थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी बनती है। लेकिन हम इन्हें रिस्पेक्ट तो देंगे, लेकिन इनके सर पे नहीं चढ़ेंगे। इनको हम लोग सही से ट्रीट करेंगे, समझेंगे कि क्या अप्रोच है हमारे बोर्ड की, हमारे सीबीएसई की, और वो क्या चाहता है हमसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाइक कर दिया करो। तुम लोग ऑलरेडी इतना प्यार मिल रहा है मुझे, थोड़ा सा और मिल जाएगा तो मजे ही आ जाएंगे। और साथ ही साथ मेरी सारी प्लेलिस्ट वगैरह जाके चेक कर लो आप लोग, जो भी लोग नए हो इस चैनल पे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ डाल रखा है वीडियोज में। प्लीज गो एंड चेक ऑल ऑफ देम आउट। आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन में। इस वीडियो की बात करें तो पैरेलल क्वेश्चंस के लिए कुछ बातें हैं जो हमें सिंपली ध्यान में रखनी है, और उससे पहले जानना है कि पैरेलल क्वेश्चंस हैं क्या। पैरेलल क्वेश्चंस आपने सैंपल पेपर में देखे, आपने प्रैक्टिस पेपर में देखे, और आप इतना तो समझ गए कि ये एक्चुअली में क्या टारगेट लेके आते हैं। टारगेट क्या होता है इनका? द टारगेट इज टू लिंक टू स्टोरीज या फिर टू कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं हर एक स्टोरी से। तो बेसिक मोटिव क्या है हमारा कि हमें हर एक स्टोरी के बारे में पहली बात तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। अगर हम बात करें इनके लिंकिंग की, तो लिंक क्या होता है? बेसिकली लिंक का मतलब है यहां पे सिमिलैरिटीज। हर एक स्टोरी के कैरेक्टर में अगर हम बात करें कुछ कुछ चैप्टर्स की, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर्स में हमें कुछ क्वालिटीज सिमिलर देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लास्ट लेसन के हमारे लिटिल फ्रांस की और रैट ट्रैप चैप्टर के हमारे पेडलर की, दोनों के अंदर एक बात सिमिलर थी। दोनों ही को ये समझ में आ गया था कि उनकी गलतियों से कैसे बाहर आना है। उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ था, अपनी गलती का एहसास हुआ था। अगर हम बात करें आंट जेनिफर की और हम बात करें सोफी की, माताजी की, तो दोनों के अंदर बहुत सिमिलरिटीज थी। जैसे कि दोनों ही घर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी थी, दोनों के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दोनों के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था, दोनों ही एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती थी, दोनों ही पैट्रियार्कल सोसाइटी का शिकार थी, और दोनों के ही जो अपने डिजायर्स थे वो अनफुलफिल्ड थे, राइट। अगर हम बात करें इंडिगो चैप्टर की, महात्मा गांधी की, और हम बात करें डीप वाटर की, विलियम डगलस की, तो इनमें भी सिमिलरिटीज थी। सिमिलरिटीज क्या? डर के आगे जीत, विक्ट्री ओवर फियर, द बिगेस्ट फियर इज द फियर इटसेल्फ। ये सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती हैं। एक तरफ विलियम डगलस थे जिन्होंने पानी के डर के ऊपर जीत हासिल करी, दूसरी तरफ हमारे गरीब किसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के डर के ऊपर जीत हासिल करी। इस तरह आपको सिमिलरिटीज बहुत से कैरेक्टर्स में देखने को मिल जाएंगी अपने लिटरेचर में। अब देखो पैरेलल क्वेश्चंस क्या करते हैं कि पैरेलल क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि आप दो स्टोरीज को ऐसे साथ में लेके चल रहे हो, ठीक है, दोनों स्टोरीज एकदम साथ में चल रही हैं, कनेक्टेड, और अंत में जाके इन दोनों स्टोरीज को सबमर्ज होना है, इनको एक साथ मिलना है। और ये एक साथ मिलने के लिए क्या चाहिए इनको? सिमिलर पॉइंट्स यानी या तो स्टोरी का कोई एक पार्ट सिमिलर होगा या कोई दो कैरेक्टर्स की कुछ क्वालिटीज सिमिलर होंगी। तो यहां पे आपका काम क्या आएगा? सबसे पहली चीज जो आपके काम में आएगी वो आएगी योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होना, इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इन डेप्थ नॉलेज कहां से मिलेगी? इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी आपको चैप्टर्स को समझ के। समझोगे कैसे? एनसीईआरटी पढ़ के नहीं, एनसीईआरटी का टाइम गया। आपको क्या करना है? जो भी चैप्टर्स नहीं समझ आ रहा है जाके चेक करो चैनल पे, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारे चैप्टर्स की।
एक एक करके वीडियोस को उठाओ, देखना शुरू करो, अंडरस्टैंडिंग को अक्वायर करो। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई? बिल्कुल हो गई। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद में हमारी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है, एक मिनट, इसके बाद में हम आते हैं हमारे कैरेक्टर्स पे। यस, कैरेक्टर्स के जो क्वालिटीज हैं वो मैटर करती हैं। कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होना, उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको वो मिल जाएगी इस वाले पार्ट में वीडियोस देख के। इसके बाद जरूरी होता है हमारा थीम। जब तक स्टोरी की थीम नहीं पता है कि क्या है, जब तक यही नहीं पता है कि स्टोरी बेस्ड किस बात पे है, किस चीज पे आधार है इस स्टोरी का, तो आपको अंडरस्टैंडिंग कहां से मिलेगी? तो आपको थीम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम पोएम्स की बात करें तो यही चीज हमारी बन जाती है सेंट्रल आइडिया। ठीक, अब हमें थीम की नॉलेज हो गई, हमें सेंट्रल आइडिया की नॉलेज हो गई। एक बार इसकी नॉलेज हो गई, फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने जाना है माइंड में एंड यू हैव टू थिंक कि भाई दो स्टोरीज हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, तो हमें इन दोनों में कुछ मैच द फॉलोइंग करने हैं। जो सेम चीजें हैं हमें उनको जरा एक साथ लेके आना है और सोचना है कि इन दोनों ही स्टोरीज में या दोनों कैरेक्टर्स में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज थी। देखो अभी हमने बात की तो हमें पता चला कि डीप वाटर इंडिगो में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हमने देखा कि फ्रांस और रैट ट्रैप सेलर में बहुत सिमिलैरिटीज है। हमने देखा कि आन जेनिफर और सोफी के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज है, राइट। हम जिटकला सा और बामा की स्टोरी ले सकते हैं, उन दोनों के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज थी। वो दोनों ही एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उन दोनों ने ही इनजस्टिस और को बहुत पास से देखा, डिस्क्रिमिनेशन को बहुत पास से देखा। उन्होंने उस फियर को देखा है कि जो फ्रीडम आपकी छिनती है तो वो फियर कैसा होता है। उन्होंने सोसाइटी की जो बैड साइड है उसको देखा। तो ये सारी सिमिलैरिटीज वहां पे आपको देखने को मिली, है ना। इन द सेम वे आपको स्टोरीज के कैरेक्टर्स और उनकी थीम के ऊपर थॉट एक बार लेना है, साथ ही साथ आपको सिमिलैरिटीज को ढूंढना है। और वही बात आप पूछोगे कि सर ठीक है हम ये सब तो कर लेंगे, लेकिन हम अपना आंसर फॉर्म कैसे करेंगे, आंसर की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? तो बच्चों आंसर की स्टार्टिंग आपने अगर सैंपल पेपर को देखा, आपने अगर प्रैक्टिस पेपर को देखा, दोनों में ही आपको स्टार्टिंग दी हुई है। अगर हम बात करें आंट जेनिफर और हमारी सोफी की मदर के बारे में, उसमें आपको कॉन्वर्जेशन लिखनी है, इमेजिन करना है, और कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग लाइंस आपको वहां पे दी हुई हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिस पेपर वाला, जो उसमें महात्मा गांधी की स्पीच आपको लिखनी थी, तो स्पीच में आपको बताया है कि आपको स्पीच लिखनी है, आपको स्पीच बिल्डअप करना खुद करना पड़ेगा। आपको स्पीच कैसे बिल्डअप करनी पड़ेगी वो आप जानते हो, आपको भाषण लिखना है। अब एक बात बताओ, अगर महात्मा गांधी विलियम डगलस का एग्जाम्पल लेंगे, अगर वो स्पीच दे रहे होंगे महात्मा गांधी, तो क्या वो विलियम डगलस का एग्जाम्पल नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज विलियम डगलस इज अ वेरी फेमस पर्सन। वो अमेरिका के लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रहे उनकी हिस्ट्री में, तो फेमस तो हुए ना। अब एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि आपको चैप्टर के रेफरेंस से ये आंसर लिखना है, तो क्या वो मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। इमेजिन करो कि महात्मा गांधी स्पीच दे रहे हैं, इमेजिन करो कि वो विलियम डगलस के बारे में बताएंगे, तो क्या बताएंगे? That today I'll be talking about William Douglas, a famous man who was the longest serving judge in American history. Once in his childhood, he went to the beach in California and he drowned in the water. After that, the fear of water succumbed over him. But later in life, he overcame that fear by joining a YMCA and by going to the swimming pool. But a bully threw him into the swimming pool. इस तरह से आपने आंसर बनाया। एक पार्ट आपने ले लिया विलियम डगलस का। अब लिखने हैं हमें 100 से 120 वर्ड, तो लेंदी होगा हमारा आंसर, लॉन्ग आंसर होगा। अब आप पूछोगे सर क्या हम पूरी कहानी में सिर्फ डीप वाटर की बातें लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कम थे क्या? अरे उनकी भी स्टोरी थी अपनी, जिसमें उन्होंने डर के ऊपर जीत हमें दिखाई दी कि क्या होती है। क्या थी वो स्टोरी? वो स्टोरी थी हमारे गरीब किसानों की। महात्मा गांधी स्पीच में ये बोलेंगे कि ओके दैट वाज अबाउट विलियम डगलस, बट नाउ लेट मी टेल यू about something about my own story. When I was in Champaran, I saw that the peasants had a fear in their hearts about the Britishers, and I tried with all my will to make that fear vanish, to make that fear go away. उसके लिए उन्होंने क्या किया वो बताएंगे। इस तरह वो स्पीच देंगे, क्योंकि स्पीच का मोटिव क्या होता है? स्पीच का मोटिव होता है जनता को अवेयर कराना, जनता को मोटिवेट करना, ताकि वो एक सही ट्रैक पे चल सके। आंट जेनिफर और सोफी की मम्मी की कहानी ले लो। दोनों ही लेडीज अपने घर से परेशान हैं, अपनी लाइफ से परेशान हैं, उनके डिजायर्स अनफुलफिल्ड हैं।
सोसाइटी से परेशान है, पति से परेशान है, क्या क्या दिक्कतें नहीं है। अब दो महिलाएं जो परेशान हैं वो साथ बैठती हैं तो क्या होता है, बुराइयां ही होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बुराइयां ही तो लिखनी है, सोसाइटी की बुराई, पति की बुराई, घर वालों की बुराई, बच्चों की बुराई, सास बहू ससुर देवर, पता नहीं किस किस की बुराई, सब लिख दो। मोटिव क्या है सीबीएसई का वो समझो। मोटिव है आपके अंदर की क्यूरेटिव एंड इमेजिनेटिव स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करना। ये है हमारे सीबीएसई का मोटिव बिहाइंड द पैरेलल क्वेश्चंस। सीबीएसई ये देखना चाहता है कि क्या आप चैप्टर्स को पढ़ के उन चैप्टर्स के बेसिस पे क्या अपनी कोई स्टोरी बना पाते हो या नहीं। वो ये भी देखना चाहता है कि आपने जो थीम को पढ़ा है, जो आपने स्टोरी को पढ़ा है, क्या आप उस थीम और उस स्टोरी के बेसिस पे एक नई कहानी को फॉर्म करने के काबिल हो, या फिर आप उनके कैरेक्टर्स के ऊपर एक नई पार्ट लिखने के काबिल हो या नहीं। क्योंकि लैंग्वेज में अच्छा वही है जो लैंग्वेज को यूज कर सके अपने एक्सप्रेशंस को समझाने के लिए, अपने ओपिनियंस को समझाने के लिए। दैट इज द मोटिव ऑफ सीबीएसई। अब देखो तुम्हें करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया कि आपको चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको वीडियो से मिल गई। मैंने आपको बताया कि आपको थीम पता होनी चाहिए, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, वो आपको वीडियो से मिल गया। बस एक और चीज बचती है जो आपको वीडियो से मिल जाएगी। वो चीज क्या है, आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखो लिटरेचर में मैंने आपको बताया कि लिटरेचर में कोई भी चीज चैप्टर के बाहर से कभी नहीं आती। अकेला सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मम्मी नंबर कम आए क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आया था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, सब इन सिलेबस होता है, फ्रॉम द सिलेबस होता है, और चैप्टर के अंदर से ही पूछा जाएगा जो भी पूछेंगे। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमें क्या करना है, आपको जाना है इस चैनल पे जाके। मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन में विस्टार्स ऑफ फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए अपलोड किए। अब करना क्या है, वो जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमारे एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी ट्रैजेक्टरी सेम रहेगी ऑल ओवर द चैप्टर। ट्रैजेक्टरी से मेरा मतलब है एक रास्ता है, आपको उस रास्ते पे चलना है, और उस रास्ते से आगे कई सारे रास्ते निकलते हैं। अब आप किसी भी रास्ते पे चलो, पर वो रास्ते जाके मिलेंगे एक ही पॉइंट पे, और वही पॉइंट होता है हमारा सेम ट्रैजेक्टरी का। जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उसके अंदर थीम भी है, उसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, उसके अंदर की पॉइंट्स भी हैं, की वर्ड्स भी हैं, उसके अंदर पूरा प्लॉट है स्टोरी का, ओवरव्यू है स्टोरी का, मेन पॉइंट्स डिस्कस हुए उन आंसर्स में। तो अगर आपने वो आंसर्स को देख लिया, अगर आपने उस आंसर को समझ लिया, तो क्या आप उस आंसर को समझ के यहाँ पे अपने पॉइंट्स नहीं बना पाओगे? अरे बिल्कुल बना पाओगे, मुझे पता है, मुझे इतना भरोसा है अपने बच्चों पे कि वो डेफिनेटली बना लेंगे। डरना नहीं है तुम्हें। विलियम डगलस और महात्मा गांधी की बात को याद कर लो, दैट डरना नहीं है हमें, डर के आगे जीत होती है। और आपके डर के आगे आपका 12th का एग्जाम है इंग्लिश का, जिसमें आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने ही करने हैं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 79 का तो मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं आपको, फुल मार्क्स चाहिए मुझे कैसे भी और कुछ भी करके, और वो हम लेके रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो पैरेलल क्वेश्चंस को लेके भाई साहब इतना डरो मत, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एक बेसिक पैटर्न फॉलो करना है, कुछ बातें दोनों चैप्टर्स से उठाओ, सिमिलरिटीज को देखो, उनको आपस में जोड़ो, और आपका आंसर तैयार होगा बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन। अगर स्पीच बोली गई है तो स्पीच लिख दो, कॉन्वर्सेशन बोली गई है तो डायलॉग्स लिख दो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा गया है तो एक्सप्लेनेशन दे दो, अगर आपको कोई डायरी एंट्री बोली गई है तो डायरी एंट्री दे दो। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आपको बस लिखना ही तो है, चाहे कैसे भी लिखो, चाहे किसी पे भी लिखो। यू जस्ट हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस कर दो। एक सिंपल तरीका और बता रहा हूं, जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपने यहाँ पे मार्जिन खींचा हुआ है, ठीक है। मान लो आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए जो कीवर्ड्स हैं, आपको लगा कि ये बातें दोनों चैप्टर्स में हैं। सिंपली क्या करो, उस मार्जिन में उन बातों को लिख दो, और जब अपना आंसर लिखो तो देखते रहो कि अच्छा मैंने ये वाला पॉइंट मेंशन कर दिया, ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स मिस नहीं होंगे, आप गलती से भूलोगे नहीं। बस आंसर हो गया। 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। आधा पार्ट एक चैप्टर से उठा लो, आधा दूसरे से उठा लो, कुछ पार्ट को आपस में मैच कर दो, एक नया पार्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। एंड वही है हमारा पैरेलल क्वेश्चन, चलेंगे साथ में, लेकिन अंत में जाके दोनों को कनेक्ट होना है, दोनों को मिलना है। और वही मोटिव है हमारे सीबीएसई का कि वो देखना चाहता है कि क्या आप आंसर्स को सही से फॉर्म कर पाते हो अपनी ओन इमेजिनेशन को यूज करके या नहीं।
समझ आ गई बात? तो आई होप इस वीडियो के बाद में आपका डर तो खत्म हो गया होगा पैरेलल क्वेश्चंस को लेके। और रही बात पैरेलल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो देखो प्रैक्टिस करने से इसकी कोई बेनिफिट नहीं है आपको। आप कितने भी क्वेश्चन देख लो, कोई उसमें फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे रैंडमली। आपने अगर चैप्टर्स को समझा हुआ है, आपने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को समझा हुआ है, तो आप उन्हीं आंसर्स के बेसिस पे अपने और आंसर्स बनाओगे और एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन में आप फुल मार्क्स सिक्योर करोगे। ऑलराइट, so that was it about this video. I hope you got all the points and the meanings. I hope you understood my whole the meaning that I was trying to explain. और अब से पैरेलल क्वेश्चंस का डर नहीं होना चाहिए किसी के भी माइंड में। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उस पर बिलीव करो। Have faith in yourself and have faith in your studies. That's it for this video. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep studying, and bye bye.